कविता के बहाने कुंवर नारायण जी की कविता है जो उनके इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व ही कहीं खत्म न हो जाए। ऐसे में यह कविता के बहाने कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की सीमा है, फूल के खिलने की भी एक सीमा है, एक उसकी एक परिणति है जो तय है, लेकिन बच्चे के अपने सपने हैं और वो सपने असीम हैं, वो विस्तृत हैं। तो कविता के बहाने कविता में कुंवर नारायण जी कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता जो है वो चिड़िया के उड़ान की तरह, लेकिन कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में अंतर है। चिड़िया की उड़ान की सीमा है, वह कुछ दूर तक ही उड़कर जा सकती है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए हम कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान की तुलना नहीं कर सकते। चिड़िया भला कविता की उड़ान को क्या समझ सकती है, क्योंकि कविता अपने कल्पना के पंख लगा करके यहाँ वहाँ कहीं भी उड़ करके जा सकती है, उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन चिड़िया की उड़ान की सीमा है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कल्पनाशीलता जो कविता में है वह चिड़िया के पास नहीं है। आगे कवि कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। जैसे कविता जब रच ली जाती है तो वह अपने भावनाओं की खुशबू से पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है, सुरभित कर देती है। वो फूलों की तरह ही खिलती है और खिलकर अपने सुगंध बिखेरती है। लेकिन कवि ये कहते हैं कि फूल के खिलने और कविता के खिलने में अंतर है। फूल जब खिलता है तो एक सीमित स्थान को सुगंधित करता है, महकाता है, उसकी सुगंध की सीमा है, उसकी सुगंध का एक दायरा है। लेकिन कविता जब लिख ली जाती है तो वह पूरे विश्व को अपने सौरभ से महकाती है। कविता की सुगंध का कोई दायरा नहीं है। और दूसरा अंतर यह भी है कि फूल एक सीमित समय के लिए खिलता है और फिर खिलकर मुरझा जाता है, लेकिन कविता एक बार रच ली जाती है तो वह शाश्वत हो जाती, अमर हो जाती है, और फिर वो कभी मुरझाती नहीं, न उसकी सुगंध कभी क्षीण होती है, खत्म होती है। तो इसी तरह से कवि कहते हैं कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कि फूल को क्या पता कि बिना मुरझाए सतत सुगंधमय रहना, सुगंध को फैलाना, ये क्या होता है। अंतिम अनुच्छेद में कवि कहते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कविता बच्चे के खेल की तरह होती है। बच्चा विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा आनंदित होता है, खेलता है, क्रीड़ा करता है, और कविता रचते समय कवि जो है शब्द से, कल्पना से खेलता है और कविता का निर्माण करता है। लेकिन उन दोनों में समानता भी है। हर जगह पहुंच जाना, हर जगह व्याप्त हो जाना, यह बच्चा जानता है और कविता भी जानती है कि सबको एक कैसे बनाया जाता है। कविता लिखता तो कोई एक कवि है, लेकिन वह कविता लिख दी जाने के बाद सबकी बन जाती है, सबका उस पर अधिकार हो जाता है। उसी तरह से बच्चे सबके होते हैं, पूरी दुनिया उन्हें अपनी लगती है और पूरी दुनिया को वे अपने लगते हैं। तो सबके साथ संबंध जोड़ लेना, सर्वव्यापी हो जाना, हर कहीं पहुंच जाना, यह गुण कविता में भी है और बच्चे में भी है। और समानता दूसरी जो है दोनों में, कविता में और बच्चे में, वो ये है कि दोनों ही स्वच्छंद, सीमाहीन और रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं। तो यह समानता है। चिड़िया की उड़ान और फूल के खिलने से तुलना करते हुए कवि समानता असमानता दोनों बताते हैं, और फिर अंतिम कविता के अनुच्छेद में कवि कविता को बच्चे के समानांतर मानते हैं, दोनों को एक जैसा मानते हैं, और दोनों की कुछ समानताएं हैं जिसके कारण वो उनको एक जैसा मानते हैं कि दोनों ही रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं, दोनों ही स्वच्छंद हैं, दोनों ही सीमाहीन हैं, दोनों ही सबको अपना बना लेते हैं, दोनों ही सर्वव्याप्त हो जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं।
तो यह समानता है कविता में और बच्चे में, जिसकी बात यहाँ पर कवि ने की है।